गाइस फिर से स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वाली वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इंडिजेन का आईपीओ। तो इंडिजेन का आईपीओ में काफी टाइम से बोल रहा था कि ये जो है एक आईपीओ आ रहा है जो कि 6 मई से ओपन होने वाला है एंड इसका जीएमपी भी काफी अच्छा चल रहा है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो कंपनी के डिटेल्स क्या क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, डेट एंड डिटेल्स, पूरा जीएमपी क्या चल रहा है अभी एंड अप्लाई करना है या नहीं करना है, उसके पूरा जो है क्लियर डिसीजन जो है मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कंपनी की डिटेल्स क्या क्या है। ये कंपनी जो है ना, इसका काम काफी यूनिक लगा मेरे को। ये जो है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जितनी भी लाइफ साइंस वाली इंडस्ट्री है, जितनी भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाली मतलब दवाई वाली कंपनी है, उनमें जो डिजिटल होती है, डिजिटल काफी सारी चीजें होती है, उनमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये जो है मैंने पहली बार ये काम सुना है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर काफी सारे डिजिटल कोई सर्विसेज की जरूरत पड़ती होगी, तो वो सर्विस जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है मिसलिनियस और भी काम करती है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट देती है जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखो, एक ड्रग मैन्युफैक्चर करने में काफी सारी चीजें काम में आती है। मतलब पहली बात तो केमिकल्स तो काम में आती ही आती है। उसके बाद जो है काफी सारे रिसर्च भी करनी पड़ती है, काफी सारे डिजिटल सर्विसेज भी जरूरत पड़ती है, वो जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसका काम मुझे काफी यूनिक लगा। मतलब एंड इसके जैसे कोई भी कंपनी अभी तक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है एंड शायद ये एक टाइप का मोनोपोली स्टॉक भी हो सकता है। तो मोनोपोली होगा कि नहीं होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसका सेक्टर काफी यूनिक मेरे को लगा एंड और भी काफी सारी चीजें करती है, जैसे रेगुलेटरी सबमिशंस। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आपने कोई भी ड्रग्स बनाया तो ड्रग्स तो आप मार्केट में इजीली लेके नहीं आ सकते, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होता है। अगर आप अमेरिका में भेजना चाहते हो तो एफडीए का परमिशन चाहिए होता है। तो ऐसे कई सारे जो है रेगुलेटरी चीजें होती है, जिसके लिए जो है ये कंपनी मदद करती है फाइल करने में। मतलब रेगुलेशन के अंदर में जो है जितनी भी पेपर वर्क होती है उसके लिए भी जो है ये कंपनी देखती है, जितनी भी लाइफ साइंस वाली कंपनी होती है। तो कंपनी का काम यूनिक है, अच्छा है, क्योंकि पहली बार सुन रहा हूं एंड ऐसा कोई कंपनी अभी तक लिस्टेड भी नहीं है। मतलब इसके पीयर कंपटीशन भी कोई नहीं है अभी, यही पहली कंपनी है जो मार्केट पे आ रही है इसके सेक्टर में। तो अब आते हैं फाइनेंशियल्स कैसे। इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ से जो है 2500 करोड़ तक जो है इसके एसेट जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4.5 गुना के आसपास जो है एसेट्स इंक्रीज हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 2.4 या 2.5 टाइम्स जो है रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। एंड इस साल का जो है दिसंबर तक की जो डेटा है उसके हिसाब जो है कंपनी ने 1900 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू किया है। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ऑलमोस्ट जो है 2600 करोड़ के आसपास जो है इनका रेवेन्यू आ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3 गुना रेवेन्यू हो जाएगा इस साल के अंदर। प्रॉफिट में भी काफी अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट 149 करोड़ से लेके 266 करोड़ तक गया है। मतलब काफी अच्छा ग्रोइंग प्रॉफिट है एंड इस साल भी जो है ये 300 के ऊपर प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर सकता है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, नेटवर्थ भी इंक्रीजिंग है एंड उसके साथ साथ अगर मैं सरप्लसेस की बात करूं, रिजर्व्स की बात करूं, तो वो भी काफी अच्छे इंक्रीजिंग है। एंड उसके साथ साथ बोरोइंग भी जो है इनके 24 करोड़ से लेके 400 करोड़ तक जो है बोरोइंग भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। बट ये जो कंपनी पैसा उठा रही है तो उस पैसे से ये पूरा जो है डेट फ्री हो जाएगा। तो ये कंपनी जो है एक डेट फ्री कंपनी हो सकती है आईपीओ के बाद, क्योंकि आईपीओ से जितना पैसा उठा रही है उसमें से जो है काफी सारा हिस्सा जो है डेट चुकाने में भी काम में आने वाला है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। केपीआई मैट्रिक्स की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.3 का है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 है, काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जो है काफी ठीक ठाक है, 18% है, ठीक ठाक है। 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, तो 18% इज ओके। एंड अगर हम इसके पैट की बात करें तो 12.5% के आसपास जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। अगर हम इसकी पीई की बात करें तो पीई इसका ऑलमोस्ट 37-38 निकल के आता है। तो क्या ये महंगा है या सस्ता है? तो मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊं तो एवरेज सा है। देखो, कोई भी कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है तो वो सस्ते में तो नहीं लेके आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो उस हिसाब से अगर 37 की अगर मैं पी बताऊं तो ये ठीक ठाक है, महंगा नहीं है ना सस्ता है। 32 अगर होता तो मजा ही आ जाता, बट ठीक है 40 के ऊपर भी नहीं है। तो पी जो है वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक मीडियम वैल्यूएशन हम कह सकते हैं इसको। अब मैं आईपीओ डिटेल्स की बात कर लूं, 6 मई को ओपन होगा एंड 8 मई को जो है ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड है 430 रुपीज से लेके 452 रुपीज का जो है इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 33 शेयर्स का लॉट है एंड टोटल जो है 1841 करोड़ का जो है इशू साइज रहने वाला है, जिसमें जो है 750 करोड़ के अराउंड जो है वो फ्रेश इशू होगा एंड अराउंड जो है 1000 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास जो है ऑफर फॉर सेल होगा। ऑफर फॉर सेल इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट कोई बात नहीं है। ये फ्रेश इशू भी काफी ठीक ठाक मेरे को लगा। एंड इसका पर लॉट का अगर मैं बात करूं तो 14,916 रुपए का पर लॉट आएगा आपको एंड 35% का रिटेल कैटेगरी का आपका कोटा रहने वाला है। तो ये रहा। एंड एम्प्लॉय के लिए जो है 30 रुपीज का जो है डिस्काउंट हो सकता है। अब आ जाते हैं आईपीओ की डेट्स या रिफंड कब होगा। तो 6 मई को ओपन होगा,
8 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट जो है आपको 9 मई को देखने को मिल जाएगा एंड 10 मई को जो है आपको रिफंड एंड क्रेडिट ऑफ शेयर भी 10 मई को आपको देखने को मिल जाएगा। लिस्टिंग होगा 13 मई को एंड रजिस्ट्रार जो है वो रहेगा लिंक्डइन टाइम, मतलब लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे आपको 9 मई को जो है इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जीएमपी या अप्लाई करना है या नहीं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो आप फ्री में जो है डीमैट अकाउंट खोल सकते हो नीचे दिए गए लिंक से, ठीक है। जितना आप डीमैट अकाउंट खोलोगे मतलब मम्मी फादर के अकाउंट से अगर आप खोलते हो तो उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अलॉटमेंट मिलने के। एंड अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो अभी इसका जीएमपी की बात कर ले तो जीएमपी जो है 50% के ऊपर चल रहा है। 242 रुपीज पर शेयर का जो है अभी प्रॉफिट शो कर रहा है एंड 8000 के अराउंड जो है वो लिस्टिंग आपको जो है जीएमपी दिखा रहा है। देखो जीएमपी जो है गिर भी सकता है एंड ऊपर भी जा सकता है, ये पूरी डिपेंड करेगा कि सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, मतलब एंकर लिस्ट कैसा आएगा, सब्सक्रिप्शन कैसा आएगा। अगर सब्सक्रिप्शन एंकर लिस्ट दोनों और बढ़िया आते तो ये जीएमपी जो है और इंक्रीज कर सकता है। तो अभी जो है अराउंड 50 से लेके 55% तक जो है जीएमपी चल रहा है, मतलब अराउंड 8000 का जो है वो प्रॉफिट शो कर रहा है। तो ये हो गया जीएमपी। एंड अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करूं तो मेन जो है ये पैसा उठा रहे हैं लोन रिपेमेंट के लिए। जितना भी इनके पास लोन है, डेट है 400 करोड़ के अराउंड, वो जो है ये फ्रेश इशू से जितना भी पैसा उठा रहे हैं उससे ये लोन रिपेमेंट कर देंगे। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनको कैपिटल चाहिए एंड जनरल कॉर्पोरेट रीजन जो होता है उसके लिए जो है इनको पैसा चाहिए। एंड बाकी जो है वो तो ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रीवियस इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच के निकल रहे हैं। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो पॉजिटिव भी मेनली चीज है, नेगेटिव ज्यादा कुछ नहीं है। ऑफर फॉर सेल थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़ा नेगेटिव है एंड बाकी कुछ नेगेटिव नहीं है। आईपीओ के बाद जितना भी पैसा जुटा रही है उससे ये डेट भी चुका देगी, तो वो भी एक पॉजिटिव हो जाता है। एंड अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, तो उसको आप नेगेटिव पकड़ोगे या पॉजिटिव वो आपके ऊपर है। वैल्यूएशन ना सस्ता है ना ज्यादा महंगा है एंड फाइनेंशियल भी ठीक है एंड इसका सेक्टर भी काफी यूनिक है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव कंपनी मेरे को नजर आ रही है, नेगेटिव ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बात आती है कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखो अप्लाई मेनली करना है या नहीं करना है, मेन फाइनल डिसीजन तो आपका ही रहेगा क्योंकि पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, देखो तो अगर इसका एंकर लिस्ट अगर अच्छा आता है, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स अच्छा एंकर इन्वेस्टर अगर इन पे इन्वेस्ट करते हैं या उसके साथ साथ जो है सब्सक्रिप्शन अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है लास्ट दिन, तो जो है आप इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करने के बारे में जरूर सोच सकते हो। तो लास्ट दिन मतलब पहले दिन सब्सक्राइब नहीं करना है, दूसरे दिन सब्सक्राइब नहीं करना है, तीसरे दिन अराउंड 2 बजे के अराउंड जो है आपको देखना है क्यूआईबी ने कितना सब्सक्राइब किया है। अगर क्यूआईबी ने टोटल 50x के ऊपर सब्सक्राइब किया है एंड ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर 25x के ऊपर है तो जो है आप इजीली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्यूआईबी 50x के ऊपर एंड ओवरऑल 25x के आसपास अगर होता है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बात करूं तो देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये सेक्टर ही नया है। इस सेक्टर के बारे में ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा कुछ भी नहीं है। जैसे हाल ही में वोडाफोन आया, भारतीय एक्साकॉम आया, उसमें क्या है कि टेलीकॉम के बारे में हमें पता है, कैसा सेक्टर है टेलीकॉम उसके बारे में भी पता है। बट ये जो कंपनी है इसका सेक्टर बिल्कुल नया है, तो इसके सेक्टर के कैसे परफॉर्मेंस हो सकते हैं वो प्रीवियसली कोई भी डेटास नहीं है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये तो अच्छा सेक्टर है। तो ये सेक्टर यूनिक है, बट ये सेक्टर अच्छा है या बुरा है ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो ओवरऑल अगर हम देखें फाइनेंशियल के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट तभी करना जब जो है बाद में आपको जो है और श्योरिटी मिल जाए। एंड अगर बहुत लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो देखने वाली बात होगी, मतलब जितना टाइम बीतेगा उतना हमें समझ में आएगा कि ये सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो एक लाइक करते हो तो काफी बढ़िया मोटिवेशन मिलता है एंड सब्सक्राइब भी चैनल को करते जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।